हेलो एवरीवन। आज ऑप्टिक्स का सेकेंड डे है और इसमें आज भी आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड वीवीआई सवाल सब्जेक्टिव रूप में करवाने वाले हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा फर्स्ट सवाल, ये डिफिनीशन टाइप सवाल है, परिभाषा लिखने टाइप है। देखेंगे, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता को परिभाषित करें। यानी प्रिज्म जो है उसका वर्ण विक्षेपण क्षमता को परिभाषित करना है। यानी वो किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या समझते हैं, ये सवाल है। डिफाइन डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म, यानी डिस्पर्सिव पावर बतलानी है, यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता बतलानी है प्रिज्म की। तो सबसे पहले ये वर्ण विक्षेपण होता क्या है समझ लें इसको, तब फिर हम लोग जो आंसर है उस पर लौटेंगे। देखिए, वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि यदि व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उस केस में क्या होता है कि जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने जो उसका कंपोनेंट कलर्स हैं, यानी 7 जो अवयवी रंग हैं, उसमें विभक्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना है और जो प्रत्येक रंग है, कलर है, उसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। ठीक है, जिसके कारण प्रिज्म का जो मटेरियल है हर कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका हो जाता है और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए प्रिज्म से जो डेविएशन होती है वो अलग अलग होता है। यानी देखिए, प्रिज्म से जो डेविएशन होती है उसकी फॉर्मूला होती है μ-1 इंटू ए। रेड कलर रहेगा तो उसका अलग अपवर्तनांक होगा, उसके लिए तो अलग डेविएशन उसके लिए हो जाएगा। वायलेट होगा यानी बैगनी होगा तो उसके लिए अलग, पीला येलो होगा तो उसके लिए अलग, ग्रीन यानी हरा होगा तो उसके लिए अलग। तो सभी के लिए वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो म्यू भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और यहां पे क्या होता है कि जो म्यू होती है वो a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर होता है। यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा। यानी वेवलेंथ रेड का क्या है, ज्यादा है, किससे, वायलेट से। सपोज कीजिए सबसे ज्यादा रेड और सबसे कम वायलेट होता है, यानी लाल का और बैगनी का। तो सबसे ज्यादा लाल का हुआ, सबसे कम बैगनी का होता है। तो यहां पर म्यू जस्ट सोचिए उल्टा होगा, म्यू रेड का छोटा होगा और वायलेट का म्यू, वायलेट के लिए म्यू ज्यादा होगा। अब देखो, म्यू यदि बढ़ेगा तो डेविएशन भी बढ़ेगा, तो म्यू किसका बड़ा है, वायलेट का, यानी बैगनी का। तो बैगनी का डेविएशन ज्यादा होगा किसके रेस्पेक्ट में, यहां पर रेड के रेस्पेक्ट में। यानी बैगनी कलर का डेविएशन, यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका डेविएशन कम, देख सकते हो, और जिसका वेवलेंथ कम उसका डेविएशन ज्यादा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेविएट होता है बैगनी कलर उसमें और सबसे कम होता है रेड कलर। और जैसे जैसे वेवलेंथ बैगनी से रेड की ओर जाएगा बढ़ते हुए, वैसे वैसे डेविएशन कमते जाएगा। यानी सभी कलर का डेविएशन अलग अलग होता है और यही अलग करने की जो क्षमता है किसका, प्रिज्म का, इसी को उसका वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है, यही एबिलिटी। तो देखिए, मेन क्या है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का है, व्हाइट लाइट में 7 कलर है। प्रिज्म का सिर्फ काम है अलग अलग वेवलेंथ वाले को अलग अलग डेविएट करना। यानी देखिए इस तरीके से सपोज कर लेता हूं, देखिए ये प्रिज्म है, ओके, और यहां से सपोज कर लीजिए ये व्हाइट लाइट आ रहा है, आ गया व्हाइट लाइट, जाना चाहिए था इस रास्ते से, ठीक है, लेकिन सबसे कम, देखिए यहां पे स्क्रीन लगा हुआ है,
सबसे कम डेविएशन किसका हुआ? ये रेड का हुआ, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये किसका हुआ? वायलेट का हुआ। और देखिए मीन में जो होगा येलो का होता है, ठीक है, ऐसे होता है। भी और होता है, ठीक है। यहां पे इंडिगो होगा, फिर आएगा यहां पर ब्लू, फिर आएगा यहां पे एक ग्रीन, येलो, ऑरेंज। देखिए इस तरीके से ये 7 कलर में बट गया, जिसका मेन रीजन कौन है? डेविएशन। इसके एंगल को ए मान लो। ये देखिए रेड कलर है, तो ये हो गया रेड का डेविएशन, ठीक है। ये देखो येलो है, येलो कलर का डेविएशन। ये देखो वायलेट है, तो वायलेट कलर का डेविएशन। और ये जो येलो कलर है, येलो, इसको बोला जाता है यहां पे मीन, ठीक है। मीन कलर है ये, माध्य रंग इसको बोलते हैं। इसलिए कि सबके वेवलेंथ को बारी बारी से लीजिए और उसका माध्य मान निकालिए, तो येलो का माध्य मान आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको यहां पर बोलते हैं, इसको ऐसे थीटा। यह है कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है यहां पर, ठीक है, कोणीय वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि जो एक्सट्रीम कलर है दोनों, यानी रेड कलर और वायलेट कलर, यानी लाल रंग और बैगनी रंग, दोनों के बीच का जो कोण बनेगा, यानी दोनों के बीच का जो, ऐसा बोल सकते हो, एंगल का जो मतलब डेविएशन का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, किसका? विचलन का, तो उसी को यहां पर बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। यदि ये 0 हो जाएगा तो सब तो एक जगह मिल जाएगा, तो कैसा रहेगा? श्वेत प्रकाश ही रह जाएगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। तो यहां पे ये सिचुएशन। तो यदि हम यहां पे थीटा लिखूं तो क्या होगा? बड़ा वाले में, यहां से यहां तक वाले में इसको क्या कर लिया जाए? माइनस कर लिया जाए। तो डेल V में डेल R माइनस कर लीजिए, और डेल इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो यहां से होगा म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस क्या होगा? म्यू आर माइनस 1 और इंटू ए कॉमन कर लीजिएगा, तो म्यू भी रहेगा -1। आइए देखो, -1 माइनस म्यू आर, और ये क्या हो जाएगा? यहां पे +1 हो जाएगा और इंटू ए, तो 1 1 0 बना लेगा, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो ये क्या आ गया? यहां पर कोणीय वर्ण विक्षेपण आ गया।
कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है तो समझ में आ गया। बैगनी कलर जो होगा और जो लाल रंग का कलर होगा, दोनों के बीच जो डेविएशन का अंतर होगा उसी को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। ये हो गया। और ये माध्य कलर हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया वर्ण विक्षेपण से संबंधित। एक बात और यहाँ पे देखिए, जिस पे ये प्राप्त किए हैं, कलेक्ट किए हैं, वो स्पेक्ट्रम है। इसको क्या बोलते हैं तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, कैसे दोगे। वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी डिस्पर्सिव पावर। हिंदी मीडियम वाले के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य रंग के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। यानी द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू मीन कलर डेविएशन इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव जो पावर होता है, यानी यहां पर ओमेगा होता है, इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। जो क्या होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी थीटा बाई माध्य रंग के विचलन यानी कौन सा, येलो कलर का डेविएशन, यही होता है। तो अभी अभी आपने देखा कि थीटा की वैल्यू कितना आया, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बाई डेल वाई, तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए और ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। ये हो गया डिस्पर्सिव पावर। ओके, नेक्स्ट अब देखिए यहां पे ये समझना है, नेत्र के समंजन क्षमता को परिभाषित करें, यानी डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, यानी एकोमोडेशन पावर को डिफाइन करना है, आई की जो एकोमोडेशन पावर है। सबसे पहले समझ लें, तब आंसर पे लौटेंगे इसका कि क्या होता है, ये कैसे होता है। समझिए, देखिए यहां पर होता क्या है कि जैसे सिंपल में देखिए, ये क्या है, ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है। इसका यहां पर सपोज कीजिए बहुत सारे फंक्शन होता है, लेकिन ये लेंस है, आई लेंस है। और यहां पर क्या है, रेटिना है। ये देखो लेंस हुआ और ये क्या हुआ, यहां पे रेटिना हुआ, जिसपे इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु की। दोनों के बीच की जो दूरी है, इस यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, ये लेंस है, तो प्रतिबिंब दूरी भी है। ये तो निश्चित है, फिक्स है यहां पे। ठीक है, अब देखिए कोई भी आदमी के लिए नॉर्मल जो डिस्टेंस होती है वो नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर होती है, जिसको लिस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। अब देखिए कहां तक देखना है, इनफाइनाइट तक, यानी ये क्या हो गया, इनफाइनाइट तक ये लार्ज डिस्टेंस हो गया। लार्ज डिस्टेंस यानी अधिकतम दूरी, यानी दूर बिंदु दिखाई देने का क्या है, अनंत, और नजदीक बिंदु 25 सेंटीमीटर तक। अब देखिए वस्तु तो इसके बीच कहीं भी जा सकता है, यानी वस्तु दूरी u, ये प्रतिबिंब दूरी भी। तो प्रतिबिंब दूरी क्या है, फिक्स है, निश्चित है। ठीक है, लेकिन u क्या कर रहे हो, बदल रहे हो। तो यहां पर क्या होता है, फार्मूला, लेंस फार्मूला के अनुसार यदि निकाला जाए तो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब क्या है, इसको नहीं आप बदल सकते हैं, इसको आप नहीं बदल सकते, तो फिक्स है। अब देखो बदलते हैं यदि u और प्रतिबिंब दूरी वही रह जाता है, तो कौन बदलेगा, फोकस बदलेगा। फोकस को बदलना होगा, फोकस यदि चेंज होगा तभी जो है सही इमेज की जो दूरी है वो फिक्स रहेगी। तो आई के पास यानी मानव नेत्र के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो हर जगह पर के ऑब्जेक्ट के लिए प्रतिबिंब अपना रेटिना पर बनाने के लिए
अपनी फोकस दूरी को हमेशा बदलते रहती है। हमेशा बदलते रहती है इसलिए कि हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को लिया जाए, कितना ही दूरी पर लिया जाए, कितना ही दूरी मतलब क्या, 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत के बीच कहीं पर भी रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। तो हर दूरी के लिए, अलग अलग दूरी के लिए अपनी फोकस दूरी को बदलते रहती है, और इसी एबिलिटी को इसका क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन पावर बोलते हैं, यानी समंजन क्षमता बोलते हैं। तो देख लीजिए एक बार, नेत्र के समंजन क्षमता को परिभाषित करें। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो इसका आंसर, इसका जवाब दोनों मीडियम वाले के लिए, हिंदी मीडियम वाले के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी लिख दिया गया है। यदि आप हिंदी में आंसर देना चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, या तो इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी। हमारे तरफ से दोनों ओके है। देखिए फर्स्ट क्या है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी बदलती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, जो मैंने बता दिया क्यों होता है ऐसा, किस लिए करना पड़ता है, उसकी जवाब मैंने पीछे दिखा दिया। वो यहां पर लाने की आंसर लिखने के टाइम जरूरत नहीं है। ठीक है, वो साइड से समझने के लिए। अब देखिए, द एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, देख लें एक बार अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब आगे आता है यहां पर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचे तथा आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकाले। यानी ड्रा द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। ये देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब छोटा, दर्शी मतलब देखने वाला, यानी जिसके द्वारा हम लोग देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं उसको सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। लेकिन यह है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यानी एक लेंस वाला यदि रहेगा, एक यदि हम लोग कन्वेक्स लेंस ले लें, उत्तल लेंस ले लें, और उससे किसी छोटी वस्तु को देखें तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। और यदि उस सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं तो एक लेंस के साथ दूसरे लेंस को अटैच करते हैं, है ना, और तब देखते हैं, तो ये बन गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब दो सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी दो सिंपल माइक्रोस्कोप को एक साथ ला करके देखना, तो ये बन जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी बहुत छोटी वस्तु जिससे सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता है, उसी का किरण आरेख खींचना है। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले रे डायग्राम, इसका रे डायग्राम यानी किरण आरेख खींचें। ठीक है, तो सबसे पहले किरण आरेख पे हम लोग देखेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले लिया जाता है एक ट्यूब लिया जाता है। ये ट्यूब में दो ट्यूब होती है, एक थोड़ा सा बड़ा डायमीटर वाला होता है, एक पतला डायमीटर वाला होता है, एक दूसरे में फिट रहता है, जिससे क्या होता है, खींच करके लंबा कर सकते हैं, स्लाइड करके छोटा कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल में जो छोटा सा अम्ब्रेला छाता होता है उसको, है ना, खोलते हैं, लंबा कर लेते हैं, फिर जो है छोटा कर देते हैं। तो वैसा स्लाइडर वाला ट्यूब लिया जाता है। किस लिए, तो उसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए या तो लंबाई को घटाने के लिए। ओके, अब देखिए यहां पे ऐसा, इसके बाद एक छोटा अपर्चर का एक लेंस लेते हैं जिसका नाम है अभिदृश्यक, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसकी जो फोकल लेंथ है ये है f0। ठीक है, और इसके एक्सिस, इसको ऑब्जेक्टिव नाम इसलिए पड़ा कि इसी के तरफ ऑब्जेक्ट रखेंगे, याद रहे, इसी के तरफ ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और देखा जाएगा, इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव पड़ा। अब देखिए, छोटी सी वस्तु है जिसका नाम है AB है। अब यहां से रे ऑफ लाइट चलती है, छोटी वस्तु है ये, यहां पे छोटी सी वस्तु हुई AB,
अब यहां से इसका प्रतिबिंब बनना शुरू होगा। एक रे जाएगी, पैरेलल गई, जो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। यहां किसके फोकस से जाएगी, तो ये ऑब्जेक्टिव के फोकस से जाएगी, अभिदृश्यक के फोकस से जाएगी। और यहां से एक दूसरा रेज ले जाओ, ऐसे यहां पे एक दूसरे को कट कर दी, यानी ये इमेज बन गया A1 B1। ओके, A1 B1 इमेज बन गया। चलिए ठीक है, तो ये जो दूरी है ऑब्जेक्ट की वो किससे है, अभिदृश्यक से। ये किससे है, अभिदृश्यक से, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से। अब देखो ये इमेज यहां पे बना, तो इस इमेज की जो दूरी होगी वो किससे होगी, अभिदृश्यक से, यानी इसको क्या बोलेंगे, V0 बोलेंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए यहां पे नेक्स्ट, अब इसके देखिए इधर जो है बड़ा सा अपर्चर का, देखिए बड़ा अपर्चर का एक लेंस है जो कन्वेक्स है, दोनों कन्वेक्स ही है, लेकिन एक छोटा अपर्चर का है, एक बड़ा अपर्चर का है। जिधर से आई लगा के देखेंगे, देखिए जो आई के नजदीक होगा ये क्या होता है, आई पीस होता है, इसको आई पीस बोलते हैं। इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं, दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा घटा सकते हैं। तो बढ़ा घटा के इस तरह से किया गया कि इसके इस आई पीस के फोकस के अंदर आ गया, आई पीस के फोकस के ये अंदर आ गया, यानी यहां पर इसका फोकस है। ठीक है, तो फोकस के अंदर आ गया। अब फोकस के अंदर जब आ गया तो अब जरा सोच लें, देखिए अब यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है और ये दोनों रे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अब यहां पे बात ये आती है कि आगे तो कहीं पे कट करने का कोई चांस नहीं है, क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। और जब डाइवर्ज होगा तो आगे कटने की कोई संभावना नहीं है। उसको क्या किया जाता है, बैक करके देखा जाता है कि अच्छा बैक करके देखते हैं कहां पे कट करता है। ठीक है, तो अब बैक करके देखा गया, तो बैक करके देखा गया यदि, तो देखिए ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई और यहां पर आकर के क्या कर ली, ये कट कर ली। तो यहां पे कट की तो इसका नाम पड़ा A2 और इसका नाम पड़ा B2। तो इमेज बन गया क्या चीज, A2 B2, जो ये क्या है, फाइनल इमेज है। ओके, तो ये हो गया यहां पर देखिए रे डायग्राम। ठीक है, जिसमें से ये है अभिदृश्यक और ये है नेत्रिका, आई पीस, इसको ऑब्जेक्टिव, इसको आई पीस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे बात ये है कि ये छोटा अपर्चर होता है और ये जो है बड़ा अपर्चर होता है। कोई दिक्कत, किरण आरेख बन गया। फाइनल इमेज इन्वर्टेड होता है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, साथ ही साथ देखिए वर्चुअल होता है और लार्ज होता है, तो बड़ा दिखाई देगा, बड़ा देख रहा है वहां पे। अब आता है यहां पे कि देखिए बड़ा कर दिया, इसका मतलब विजुअल एंगल बढ़ा दिया, इसका मतलब दर्शन कोण बढ़ा दिया। क्या कर दिया, दर्शन कोण बढ़ा दिया। तो अब दर्शन कोण बढ़ा दिया तो दर्शन कोण होगा कहां पे, ये देखो रहा दर्शन कोण। ठीक है, जिसको हम लोग बीटा से निरूपित करते हैं, बीटा देते हैं, तो ये बीटा हो गया। ठीक है, और इसकी जो दूरी होगी, इसकी दूरी को UE बोलेंगे। A1 B1 जो है वो क्या है, A1 B1 यहां पर UE किसके लिए, इसके लिए, यानी नेत्रिका के लिए ये वस्तु का काम कर रही है। और ये प्रतिबिंब जो बना, इसकी दूरी जो होगा नेत्रिका से, आई पीस से VE होगा। चलिए किरण आरेख खिंचा गया और देखो ये O है और ये E है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है यानी OE, वो क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं
इसके ट्यूब यानी सूक्ष्मदर्शी की, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है। किसका? नली की लंबाई है, ट्यूब लेंथ है। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब लेंथ यानी नली की लंबाई। कौन? ओ ई। कहां से कहां तक? देखो यहां से यहां तक गया भी नोट और प्लस यू ई, ठीक है। यानी ओ ई यानी ट्यूब की लंबाई है ना, नली की लंबाई भी नोट प्लस यू ई, भी नोट प्लस यू ई। यहां पर होता है क्या कि यदि नली की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। लंबाई को कम कर देंगे, यदि नली की लंबाई को, ट्यूब की लंबाई को कम कर देंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता घट जाएगी, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आगे सवाल, ये तो किरण आरेख हो गया। अब इसका आगे सवाल है तथा आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालें, यानी मैग्नीफाइंग पावर का यहां पे एक्सप्रेशन निकालनी है। तो ये मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है? तो देखिए ये एक प्रकार की रेशियो है। विजुअल एंगल जो इमेज बनाएगा और विजुअल एंगल जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, दोनों की जो रेशियो होगी उसी रेशियो को यहां पर मैग्नीफाइंग पावर बोलेंगे। यानी दोनों की रेशियो निकाल दो, वो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा। ओके, देखिए तो यहां पर मैं तो यहां पे विजुअल एंगल बाई इमेज बीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन विजुअल एंगल बाई ऑब्जेक्ट निकालना है। ये छोटी सी वस्तु है, छोटी सी वस्तु को देखने के लिए क्या करते हैं? नजदीक ऐसे लाएंगे, क्या यानी कहां तक लेकर चले जाएंगे? 25 सेंटीमीटर तक लेकर चले जाएंगे, यानी 25 सेंटीमीटर तक लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर सपोज कीजिए विजुअल एंगल बाई ऑब्जेक्ट पहले लेनी है, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले ये है कौन? देखिए यही ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए बी, और इसको कितना दूरी पर रखा गया? आई से, नंगी आंखों से देखने के लिए, सिर्फ आई से देखने के लिए। तो यहां से ऐसे ये क्या बनाएगा? विजुअल एंगल अल्फा बनाएगा। तो यहां पे अल्फा जो होगा वो अप्रॉक्स होगा tan अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए बी और बाई ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में ले लो, नेगेटिव लेना है। चलिए ठीक है। और दूसरी बात यहां पे हम लोग बीटा की कर लें। देखिए बीटा तो अप्रॉक्स tan बीटा परपेंडिकुलर A1 B1 बाई बेस UE, ठीक है। देखिए तो यहां से बीटा अप्रॉक्स tan बीटा होगी माइनस A1 B1 बाई माइनस UE होगा। चलिए देखिए ये हो गया। अब यहां से m इज इक्वल टू बीटा बाई क्या होगा? अल्फा होगा। तो यहां से m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, तो बीटा की वैल्यू माइनस A1 B1 बाई माइनस UE बाई अल्फा, विजुअल एंगल बाई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, ये तो इमेज से लिए बीटा। अब देखो ये क्या आएगा? यहाँ पे ए बी आएगा बाई माइनस डी आएगा। अब देखो एक माइनस तो घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए m इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा A1 B1 बाई ए बी, तो ये आएगा A1 B1 बाई ए बी और इन टू ये डी ऊपर चला जाएगा, UE रहेगा, तो D बाई UE होगा ऐसा। अब यहां से थोड़ा सा केयर करें। देखिए ABO इससे दूरी U नोट, ठीक है, यानी O ये क्या है? U नोट के बराबर है। और यहां से ऐसे गया A1 B1, ठीक है, कितना दूरी पर? V नोट हो जाएगा। तो यहां पर मैं बात करूं, देखिए यहां पर A है और यहां पर A1 है, और ऐसे ये वाला ऑब्जेक्ट AB हुआ, यहां से ऐसे गया और ये देखिए इमेज बनाया, तो A हो गया यहां पर O,
इसकी दूरी जो है वो यू ई है, सॉरी यू नोट है, और इसकी ये जो दूरी है ये भी नोट है। देख सकते हो, देखो ओ से ए, ओ से ए यू नोट और ओ से A1 भी नोट हो गया। ओ से ए यू नोट, ओ से A1 भी नोट। ये दोनों ट्रायंगल जो है देखिए, ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री, ए वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट से इक्वल, तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल होगा, और एंगल 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 से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। और जब सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो यहां पर मैं बात करूं, इसका A1 और ये क्या है B1 है, तो A1 B1 ले लो बाई AB इज इक्वल टू इसका भी नोट ले लो और इसका यू नोट ले लो। ठीक है, तो A1 B1 बाई AB के जगह पे भी नोट बाई यू नोट बैठा दोगे लाके। देखिए, तो मैग्नीफाइंग पावर यानी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ गया माइनस भी नोट बाई यू नोट इंटू डी बाई यू ई, डी बाई यू ई। यही बेसिक कंसेप्ट आया आवर्धन का। अब यहां से चाहेंगे तो इसको दो कंडीशन में बदल सकते हैं। देखिए बता देता हूं, यदि अंतिम इमेज अनंत पर बनता हो तो इसको आगे पीछे खिसका के यू ई किसके बराबर होगा, एफ ही के बराबर होगा। तो यू ई जब एफ ही के बराबर होगा, यानी कब होगा, जब अंतिम इमेज कहां पर बनेगा, यानी जब, ठीक है, यहां पर हो गया अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, अनंत पर हो। यानी अनंत पर कब होगा, जब यू ई किसके बराबर होगा, एफ ही के। तो एम इज इक्वल टू माइनस भी नोट बाई यू नोट इंटू डी बाई ये होगा एफ ई। हो गया ऐसा, तो ये हो गया यहां पर अनंत पर। और वही बोलता कि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर बने तो 25 सेंटीमीटर के हिसाब से निकालते। लेकिन बेसिक कंसेप्ट ये है, यू ई निकालना पड़ता, जैसे यू ई एफ ही के बराबर हो गया तो उस समय निकालना पड़ता लेंस फार्मूला से। ठीक है, तो इतना तक ला करके ब्रेक लगा देंगे, सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है यहां पे खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचे तथा आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकाले। यानी ड्रा द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड एस्ट्रो, यहां पे डायग्राम ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड नहीं होगा यहां पे कंपाउंड नहीं होगा, केवल एस्ट्रोनॉमिकल होगा। देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, यानी यहां पर कहने का मतलब हुआ कि ये खगोलीय दूरदर्शी है। खगोलीय दूरदर्शी का मतलब होता है जो बहुत दूरी, दूरदर्शी माने दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि देखिए, एक होता है नजदीक में है लेकिन बहुत छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता है। लेकिन दूसरा केस होता है कि यदि ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन बहुत दूर है तो भी छोटा दिखता है, इसलिए क्योंकि दर्शन कोण का छोटा हो जाना। यानी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो दर्शन कोण के हिसाब से देखते हैं। दर्शन कोण छोटा हो जाएगा तो प्रतिबिंब भी देखना मुश्किल हो जाएगा देखने। तो देखने के लिए क्या चाहिए, दर्शन कोण वैल्यूएबल बनना चाहिए, जो हम लोग देख सके, जो आई रीड कर सके। ठीक है, तो यहां पर भी सिंपल में दूरदर्शी भी बनाया गया तो आवर्धन क्षमता के लिए। ठीक है, यदि बोलेगा रे डायग्राम तो केवल रे डायग्राम बनाकर छोड़ देना है। यदि आवर्धन क्षमता की बात करेगा तो आवर्धन क्षमता का भी व्यंजक निकालना पड़ेगा। विदाउट आवर्धन क्षमता का
पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं खगोलीय दूरदर्शी का पहले किरण आरेख खींचेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का जवाब देंगे। तो सबसे पहले यहां पर भी वही है, यहां पे कि आपको क्या करना पड़ेगा, ट्यूब लेना पड़ेगा। वो ऐसा ट्यूब जिसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो उसका एक उपाय है, एक ट्यूब दो ट्यूब से बनाया गया है। ठीक है, जिसमें एक का डायमीटर थोड़ा बड़ा है और एक का डायमीटर थोड़ा छोटा है, जिसके कारण वो स्लाइडर के रूप में काम कर रहा है। और इसके बाद अब देखिए यहां पे फर्स्ट जो यहां पर लेंस है उसका देखिए, उसकी जो अपर्चर है वो बड़ा है, यानी ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ कितना है, f0 है, इसका फोकल लेंथ f0 दे दिया गया। और ऑब्जेक्ट है कहां, देखो ऑब्जेक्ट है AB, लेकिन बहुत अधिक दूरी पर है। और बहुत अधिक दूरी पर है तो उससे जो चलने वाली रेज होगी, वहां से आने वाली जो रेज होगी वो समानांतर होगी और पैराएक्सियल होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के लगभग पूर्ण रूप नहीं, लगभग समांतर होगी। ठीक है, तो आ रही है, देखो ऐसे आ रही है ऐसे, दूसरा रेज आ रही है ऐसे, देखो तो यहां पर आ रही है, आनी यहां पर आके कट करेगी। कहां पे कट करेगी, तो फोकस पे कट करेगी आकर। देखो A1 B1 इमेज बनाई, कहां पर, फोकस पर। ऐसे भी किसी भी लेंस के, यानी ये लेंस है कैसा है, कन्वेक्स है, उत्तल लेंस है, तो इससे बहुत दूरी पर रहेगा तो अपना फोकस पर इसका इमेज बनेगा, बन गया। अब देखिए यहां पर हुआ क्या एक्चुअली, अब इधर एक लेंस है, लेकिन यहां पर देखिए इसका नाम है आई पीस, और ये आई पीस जो है, समझिए आई पीस जो है इससे कम अपर्चर वाला है, छोटा अपर्चर वाला है, जिसको नेत्रिका बोलते हैं। और यहां पर आई लगा करके देखा जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, बात को समझिए, यहां से रे मुड़ेगी थोड़ा ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे चली जाएगी। ओके, अब यहां पर देखिए बात यह है कि ये तो पक्का पता हो गया कि f0 के बराबर होगा और ये वाला जो दूरी होगी वो UE के बराबर होगा, यानी अभी नेत्रिका आई पीस से दूरी है। और इसको आगे पीछे खिसका करके इस लेंसवा को, आई पीस को यानी नेत्रिका को खिसका के ऐसा किया गया कि इसके अंदर आ जाए। ठीक है, इसके अंदर आ गया। तो अब देखिए इधर गया तो आगे जाने के बाद तो डाइवर्जिंग है। ठीक है, तो इसको बैक किया गया, बैक किया गया तो यहां पे आके कट किया। तो जब यहां पे कट किया तो देखिए यहां पर कट किया तो यहां पे इमेज बनाया, ये देखो इमेज बनाया, इन्वर्टेड A2B2 है, वर्चुअल है, बड़ा है, यानी बड़ा दिखाई देने लगा। अब तो ये क्या हो गया, रे डाईग्राम हो गया। यानी इसमें देखिए दो लेंस यूज करते हैं, वो भी कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। एक क्या है, ऑब्जेक्टिव है जिसको अभिदृश्यक बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट के तरफ होती है। दूसरा आई के तरफ जिधर से देखा जाता है, जो आई के पास होता है, उसको आई पीस बोलते हैं। इसमें अपर्चर क्या है, बड़ा, किसका, जो वस्तु के तरफ है, यानी जो अभिदृश्यक है, ऑब्जेक्टिव है। जो आई के पास है
जो आई पीस है वो क्या है, छोटा है। ठीक है, इसको आगे पीछे खिसका देते हैं। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, ट्यूब की लंबाई। ठीक है, अब देखिए यहां पे थोड़ा समझने की बात यह है कि यहां पर ये जो एंगल होगा इसको अल्फा बोलिए, क्योंकि ये कौन बना रहा है, डायरेक्ट वस्तु बना रही है। और ये बोलिएगा कि नजदीक जाके बनाएंगे 25 सेंटीमीटर, जब वहां पहुंच ही जाएंगे तो वो तो बड़ा है ऑलरेडी, उसको देख लेंगे, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए ये एंगल अल्फा, तो ये वाला भी एंगल अल्फा होगा। और यहां पर मैं बात करूं, ठीक है, इस एंगल की, इस एंगल की मैं बात करूं तो ये जो एंगल है ये एंगल क्या होगा, बीटा होगा। कौन बना रहा है, जो प्रतिबिंब है वो बना रहा है आईपीस के साथ। ठीक है, ऐसा। अब देखिए यहां पर मैं बात करूं पहले कि यदि आप मैग्नीफाइंग पावर लेना चाहते हैं, ठीक है, निकालना है दूसरा पार्ट, इस सवाल का दूसरा पार्ट जो है, तो उसके लिए आपको विजुअल एंगल चाहिए बाय ऑब्जेक्ट और विजुअल एंगल चाहिए बाय इमेज। तो अल्फा वस्तु का है, तो अप्रॉक्स tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर a1b1 बाई बेस OA1। ओके, तो a1b1 कैसा नेचर का होगा, नेगेटिव होगा, a1b1 नेगेटिव, बाई यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये एफ नोट होगा जो पॉजिटिव नेचर का लिया जाएगा। अब आइए बीटा के पास, तो बीटा अप्रॉक्स tan बीटा, देखो tan बीटा, तो परपेंडिकुलर a1b1 तो माइनस a1b1, ओके, बाई यहां पर ले लो क्या चीज, UE लोगे, तो UE कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे, होगा ऐसा। अब देखिए आगे मैग्नीफाइंग पावर सेकेंड पार्ट निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर यानी आवर्धन क्षमता को m से निरूपित करते हैं, और m इज इक्वल टू मैंने बोला कि क्या करोगे, विजुअल एंगल बाई इमेज लोगे, यानी प्रतिबिंब के द्वारा दर्शन कोण बाई दर्शन कोण बाई वस्तु, डायरेक्ट वस्तु। तो ये क्या है, एक है बीटा और एक है अल्फा, यानी बीटा की वैल्यू मैं बात करूं तो माइनस a1b1 बाई एफ नोट, माइनस a1b1 बाई एफ नोट बाई अल्फा होगा, तो अल्फा ओके, यहां पे थोड़ा सा a1b1 बाई माइनस UE लेना था, बीटा की वैल्यू माइनस UE, और इसका अल्फा का लेना था माइनस a1b1 बाई एफ नोट, माइनस a1b1 बाई यहां पर हो जाएगा एफ नोट। ठीक है, तो यहां पर ये दे दिए, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू माइनस एफ नोट बाई UE, हो गया ऐसा। और यही जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, यानी इन्फिनिटी पर हो, तो अंतिम प्रतिबिंब कौन है, A2B2, जो अनंत पर जब बनेगा यानी ये कहां पर होगा, एफ ही के फोकस पे, एफ ही पे, मतलब ई लेंस को और उधर खिसकाते चलो खिसकाते चलो, जब एफ ई यानी यू ई के बराबर हो जाएगा, यानी ये फोकस यहां पर आ जाएगा, एफ नोट के पास कोइंसाइड कर जाएगा, तो ये भी इमेज यानी ये वाला लेंस इमेज बनाने लगेगा इन्फिनिटी पर।
ठीक है, यानी उस केस में यू ई का वैल्यू एफ ई होगा। सो एम इज इक्वल टू माइनस एफ नोट बाई ये होगा एफ ई, होगा ऐसा, यानी एम इज इक्वल टू माइनस एफ नोट बाई एफ ई, दैट मीन्स सॉल्व। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, यंग के प्रयोग में पर्याप्त व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक निकालें। यानी जो YDSE है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यानी यंग के द्विछिद्र जो प्रयोग है उसमें जो व्यतिकरण होती है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक निकालना है। यानी डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस ऑब्टेन्ड इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, यानी जो यंग्स एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, तो यंग्स एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या होता है, फ्रिंज जो बनता है उसकी चौड़ाई निकालनी है। देखिए यंग्स का जरा बात करें यहां पे, तो सबसे पहले समझ लें, चलिए ठीक है, देखिए S1 और S2 दो स्लिट है, दो छिद्र है जिससे लाइट भेजना है, और इधर से लाइट जा रही है एक सोर्स से, देखिए जा रही है, और ये दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स है। ठीक है, तो यहां पर समझिए इन दोनों स्लिट की जो सेपरेशन है वो सेपरेशन D है। ठीक है, और अब यहां पर समझिए एक स्क्रीन लगा हुआ है, देखिए इस स्क्रीन पे फ्रिंज बनता है। ठीक है, ये देखिए ब्राइट फ्रिंज बना, सेंट्रल ब्राइट, यानी यहां पर समान फेज में सुपरपोज्ड होती है, सेम फेज में, यानी एक ही दिशा में सुपरपोजिशन होती है, इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण होता है। तो यहां पे ब्राइट बनता है, फिर इसके बाद डार्क रहेगा, फिर ये ब्राइट रहेगा, फिर डार्क रहेगा, फिर ये ब्राइट रहेगा। तो ये देखो उसी तरीके से नीचे डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, इस तरह से सेंट्रल के ऊपर भी और सेंट्रल के नीचे भी दे दिया गया ऐसा। ठीक है, ये बनता है। इसके बीच की जो ये सेपरेशन होती है, ये सेपरेशन कैपिटल D है। अब देखिए यहां पर मैं बात करूं, देखिए दोनों सोर्स से, यानी S1 और S2 जो वर्चुअल है, जो स्लिट है जिससे लाइट जाती है, और मान लो ये जो है nth ऑर्डर का फ्रिंज है, nth ऑर्डर का फ्रिंज है, इसकी जो लोकेशन है वो सेंट्रल से YN है। तो इसके जो जस्ट एक नीचे होगा वो क्या होगा, N-1 होगा। इसकी जो लोकेशन है वो क्या आएगा, YN-1 होगा। और यही दोनों या तो दो ब्राइट ले लिए लगातार, इसके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगी उसको बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। देखिए या तो ये दोनों ब्राइट लीजिए लगातार,
तो इसके बीच की जो सेपरेशन है ये होता है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा। या तो ये दो डार्क ले लीजिए, ये दोनों डार्क के लगातार दो डार्क लीजिए, उसके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगा वो होगा फ्रिंज विड्थ, चौड़ाई, दोनों आपस में बराबर होती है। इसी का हमें क्या करनी है, व्यंजक निकालनी है जो ऐसा है। तो क्या करेंगे, इसका पोजीशन जो yn है उसमें से yn माइनस घटा देंगे, तो क्या यही वाला फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। तो इसको निकालेंगे कैसे, सबसे पहले ये है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ से वेव चला इसके पास पहुँचेगा, यहाँ से वेव चला इसके पास पहुँचेगा, और सुपरपोजिशन होगी समान जो है से दिशा में, सेम डायरेक्शन में, सेम फेज में। देखिए तो यहाँ से ऐसे, अब इसके लिए देखिए यहाँ से डॉट डॉट कर दो ऐसा, देखिए यदि ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर करते हैं। देखिए ये वाला और यहाँ से लगभग, ठीक है, ये दोनों की लगभग पाथ बराबर है, ये वाला इतना एक्स्ट्रा पाथ है, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। यानी ये जो डेल्टा एक्स है इसको बोलते हैं पथांतर, ठीक है, पाथ डिफरेंस। अब यहां पे ये समझिए कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला ये भी एंगल थीटा होगा। कैसे? इस एंगल के कारण थीटा हो गया। तो ये वाला है d और ये है सामने, तो परपेंडिकुलर है ये, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे हम यदि बात करें, ठीक है, क्या चीज, साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई ये वाला d हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई d। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता, साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डी। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। यहां पे थीटा क्या है, स्मॉल है, थीटा क्या है, स्मॉल है, छोटा है। तो थीटा जब स्मॉल रहेगा तो साइन थीटा लगभग टेन थीटा के बराबर होगा। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी टेन थीटा। ओके, तो इस ट्रायंगल की बात कीजिए, ये थीटा है, देखिए ये क्या है, बेस, ये सामने क्या होगा, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर होगा, तो वाई एन होगा, यानी पोजीशन है nth ऑर्डर का, nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज का। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी इंटू टेन थीटा, तो वाई एन बाई डी हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पे ये जो फ्रिंज ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, ब्राइट ले रहे हैं। कैसा ले रहे हैं, ब्राइट। तो ब्राइट के लिए डेल्टा एक्स जो होगी, ये देखिए यहां पे क्या आएगा, फॉर ब्राइट, ब्राइट के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स, वो क्या आएगा, एन लेमडा होगा। डेल्टा एक्स क्या होगा, एन लेमडा होगा। ओके, तो यहां से एन लेमडा इज इक्वल टू, देखो ऐसा दे दिया गया, तो यहां पे डी वाई एन बाई कैपिटल डी हो गया ऐसा। तो देखिए वाई एन लोगे, डी एन लेमडा बाई स्मॉल डी होगा। तो ये किसके लिए होगा, nth ऑर्डर के लिए होगा वाई एन। अब देखो यही यदि n माइनस वन के लिए ले लें तो ये क्या होगा, वाई एन माइनस वन, तो डी एन माइनस वन इंटू लेमडा बाई स्मॉल डी होगा। तो यहां पे मैं बीटा की बात करूं तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा,
बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पे बीटा जो होगा इन दोनों के बीच की दूरी होगा। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी बीटा, वो क्या करोगे, टोटल वाई एन में वाई एन माइनस 1 कर दो, घटा दो उसमें, तो अपने आप आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा वाई एन माइनस 1। अब देखिए, तो यहां से बीटा इज इक्वल टू वाई एन, तो ये आ जाएगा डी एन लेमडा बाई स्मॉल डी माइनस, इसको रख दो, तो डी एन माइनस 1 इंटू लेमडा बाई स्मॉल डी, तो बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा, देखिए डी लेमडा बाई स्मॉल डी कॉमन, तो यहां से बचेगा एन माइनस 1, तो ये होगा डी लेमडा बाई स्मॉल डी, यहां से एन माइनस एन प्लस 1, तो एन एन कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा बाई स्मॉल डी। ठीक है, यहां पे क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है ये बता रखे हैं। ठीक है, कि फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो 2 लगातार ब्राइट लो तो 2 लगातार डार्क लो, उसके बीच की जो सेंटर के बीच की जो दूरी होगी वही चौड़ाई होगी। तो डी पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा दूरी पर स्क्रीन होगा, यानी जितना ज्यादा दूरी पर ये वाला स्क्रीन होगा डी, उतना बड़ा फ्रिंज बनेगा। ठीक है, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा होगी। जितना ये वाला स्लिट का सेपरेशन छोटा होगा, मतलब ई S1 और S2 के बीच की दूरी जितना कम होगी उतना स्लिट माने स्लिट के बीच का सेपरेशन कम होगा, तो चौड़ाई ज्यादा होगी, और यदि ये बढ़ेगा तो वो घट जाएगा। ओके, तो ये हो गया यहां पर क्या चीज, अंक का प्रयोग यही था, और उसमें फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला तो ब्राइट से निकाल दो या तो डार्क से निकाल दो, दोनों के लिए सेम आएगा, जो मैंने निकाल दिया। और ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दिया जाता है कि फार्मूला कौन सा होगा। या तो फ्रिंज देखिए, यदि स्क्रीन की जो दूरी हो वो बढ़ा दें स्लिट से, तो क्या होगा, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कुछ भी नहीं होगी, तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, घटा देंगे तो घट जाएगी। और स्लिट का सेपरेशन, स्लिट जो छिद्र है दोनों के बीच की गैप को, दूरी को बढ़ा दें तो घट जाएगी, और घटा दें तो बढ़ जाएगी। अब पूछा जाएगा कि यदि अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाल रंग एक बार यूज करते हैं और एक बार बैगनी रंग यूज करते हैं, किस समय फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा होगा, तो जिस समय वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा, जिस समय वेवलेंथ कम उस समय फ्रिंज की चौड़ाई कम। दैट्स ऑल। ओके, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करनी है। ओके, अब देखिए यहां पर डिफरेंस बतानी है, तो एक इंटरफेरेंस है और एक डिफ्रैक्शन है दोनों में। सबसे पहले देखिए इंटरफेरेंस क्या होती है, वो 2 सोर्स से चलने वाली कोहेरेंट सोर्स होना जरूरी है, वहां से चलने वाली लाइट एक दूसरे के साथ सुपरपोज्ड होती है। ठीक है, यानी ऐसे देखिए ये कोहेरेंट सोर्स होना जरूरी है। यहां पे एक हो गया यहां पर S1 और S2, तो इसको कैसे, एक कार्डबोर्ड लिए और कार्डबोर्ड में 2 को होल कर दिए, और एक कार्डबोर्ड और लिए और उसमें एक होल कर दिए, यहां से मोनोक्रोमैटिक लाइट जा रही है, तो ये कोहेरेंट सोर्स होगा। ठीक है, वर्चुअली। और यहां पर स्क्रीन पर ये बनना शुरू हो गया, ये देखो ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, फिर ये डार्क बनेगा, नीचे भी उसी तरीके से जाएगा, ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरीके से अपना जाएगा। देखो तो ये वाला क्या होगा, ये वाला ब्राइट होगा, ये वाला डार्क होगा,
फिर ये वाला क्या होगा, ब्राइट होगा, फिर ये डार्क होगा, नीचे ये डार्क होगा, ये ब्राइट होगा, ये डार्क होगा। देखिए जितने भी ब्राइट है सबकी तीव्रता महत्तम होती है, एक समान तीव्रता होती है और सबका चौड़ाई एक समान होती है, और जो भी डार्क है उसकी तीव्रता शून्य होती है इसमें। अब देखिए ये तो हो गया इंटरफेरेंस वाला स्टोरी। अब देखिए डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एक ही होल से लाइट जाएगा, किससे जाएगा, एक ही स्लिट से जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या है, स्क्रीन है, स्क्रीन है, तो ये बीचवा में बन गया। देखिए इसमें क्या होता है कि ये देखो बीच में ब्राइट है जिसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है, और इसके नजदीक में जो डार्क होता है, ये ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया। अभी डार्क छोटा छोटा होगा, और देखिए ये ब्राइट हुआ, तो जैसी सेंट्रल ब्राइट से ऊपर जाएंगे तो अगला जो ब्राइट आएगा उसकी चौड़ाई कम जाएगी और तीव्रता भी कम जाएगी। और ये देखो इस डार्क वाले का चौड़ाई बढ़ गया, और इधर भी नीचे भी देखिए ये ब्राइट की चौड़ाई कम गई, डार्क की बढ़ गई, फिर ब्राइट की कम गई, इस तरह से चलेगा। तो इसमें हर जो माने अलग मतलब इसमें बात करें डिफ्रैक्शन में, ठीक है, तो हर की जो चौड़ाई है वो अलग अलग होती है। ब्राइट की चौड़ाई कमते जाती है, डार्क की चौड़ाई ऊपर जाने पर बढ़ते जाती है, नीचे भी जाने पर वही है, ब्राइट की चौड़ाई कमेगी, डार्क की चौड़ाई बढ़ेगी, ठीक है, ये होता है। तो एक डिफ्रैक्शन में होता है और ये इंटरफेरेंस में होता है। इसमें लाइट के सुपरपोजिशन होती है दो कोहेरेंट सोर्स से, और इसमें एक ही सोर्स से लाइट चला जिसके जो सेकेंडरी वेव बनेगा उससे सुपरपोजिशन होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, उसको जरा समझ लें। अब बारी बारी से इतना ही आंसर देना है आपको। देखिए तो इधर है इंटरफेरेंस है, इधर है इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण वाला बात है, इसकी बात है, और इधर जो है विवर्तन वाला बात है, ठीक है। दीप्त फ्रिंज की तीव्रता समान होती है। दीप्त माने ब्राइट फ्रिंज, जितने भी ब्राइट फ्रिंज है सबकी तीव्रता एक समान होती है। किस में, इंटरफेरेंस में, यानी ब्राइट फ्रिंज हैव सेम इंटेंसिटी। इधर देखिए जो विवर्तन के तरफ है, दीप्त फ्रिंज की तीव्रता समान नहीं होती है। अभी मैंने बताया सेंटर से ऊपर जाओगे तो घटेगा ब्राइट वाला, नीचे भी जाने पर घटेगा, तो अलग अलग हो गया। यानी ब्राइट फ्रिंज हैव नॉट सेम इंटेंसिटी, ब्राइट फ्रिंज के पास सेम इंटेंसिटी नहीं होती है। आगे बढ़ता, अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त होती है, यानी जो डार्क फ्रिंज है, ठीक है, वो पूर्ण रूपेण डार्क होता है। डार्क फ्रिंज आर परफेक्टली डार्क, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त नहीं होती है, यानी डार्क फ्रिंज आर नॉट परफेक्टली डार्क। किसमें, डिफ्रैक्शन में। अब देखो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है, यानी विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज आर सेम। उसमें क्या मैंने बताया था, बीटा सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान नहीं होती है, जो कि आपको दिखा चुके हैं यहाँ पे। देखिए इसमें एक जैसा रहेगा चौड़ाई, इसमें क्या है, अलग अलग रहेगा, ठीक है। यानी विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर नॉट सेम। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए ये ऑप्टिक्स का जो VVI सवाल है वो 12th बोर्ड के लिए है। यदि आप 12th बोर्ड में हैं, ठीक है, और 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपको इसी वर्ष 12th बोर्ड देनी है, तो ऐसे ऐसे सवालों को करना होगा जो कि जाके आप एग्जाम में तोड़ सके, उसको फोड़ सके आप उसको। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो
आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हर एक टाइम पे आपका अभी एग्ज़ाम तक अच्छे अच्छे सवाल को लेकर आएंगे और आपको बताने का काम करेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं अगले क्लास।